हेलो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ द चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर हमने किया था पार्टिकल नेचर, जिसके अंदर एक नई क्वांटिटी नया पार्टिकल आया था जिसका नाम है फोटोन और जिसके पास एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है भाई, आज हमें क्या करना है? ये कैसा नेचर था? पार्टिकल नेचर। हमें आज वेव नेचर करना है। जिस तरह से रेडिएशन होती है, हमारा नेचर किससे मिलके बना है? मैटर एंड रेडिएशंस। अब रेडिएशन के पास दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ये हमें पता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनको हम लिखते हैं डी, ये है, जब हम इसको रीड करते हैं तो रीड करते हैं डी ब्रोई, और लिखने में BROGLIE, डी ब्रोगली। तो कहीं आप इसको डी ब्रोगली पढ़ोगे, कहीं डी ब्रोई पढ़ोगे। ठीक है भाई। तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोई, उन्होंने क्या बोला, अगर रेडिएशन के पास दो नेचर होते हैं तो मैटर के पास जो पार्टिकल होता है उसके पास भी दो नेचर होने चाहिए, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। और जो पार्टिकल नेचर है वो हम पढ़ चुके हैं किसमें? फोटोन केस में। ठीक है भाई। तो उन्होंने क्या बोला कि मैटर के पास वेव नेचर भी होता है। और ये चीज उन्होंने किसके बेस पे बोली? सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी। उन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस दी थी कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है। हाइपोथेसिस क्या होती है भाई? हमने बोल दिया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है भाई, उन्होंने ये बोल दिया। लेकिन उन्होंने जब ये बोला तो एक अजम्पशन दी थी, ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें एक अजम्पशन दी। वो अजम्पशन क्या थी? नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री। जैसे रेडिएशन के पास दो नेचर होते हैं, वैसे ही पार्टिकल के पास, मैटर के पास भी दो नेचर होने चाहिए। और यही क्या है? बेसिक है विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। या फिर मैटर क्या करता है? वेव के जैसे चलता है। तो ये जो लाइन है नेचर लव सिमेट्री, इसने क्या किया? मैटर वेव को डिराइव किया या डिस्कवर किया। मैटर वेव। अब मैटर वेव क्या होती है? जो भी पार्टिकल है, अगर वो कुछ कोई भी पार्टिकल है और वो चल रहा है तो वो वेव की फॉर्म में भी चलेगा, और उस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। ठीक है भाई। अब डिफरेंस क्या आता है कि जो लाइट रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जो ये मैटर वेव्स हैं, क्या ये सेम होती हैं? ध्यान से देखना भाई। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव आर सेम? तो आंसर है नहीं, नो। ईएम वेव्स क्या होती हैं? ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अगर वो चलता है, ठीक है, वो एक्सेलरेट करता है, तो वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। बट जो ये मैटर वेव होती है, इसमें क्या है? पार्टिकल जस्ट मूव कर रहा है, पार्टिकल्स आर मूविंग। और अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? मैटर वेव बनाएगा। ठीक है भाई। ये किसने बताया हमको? डी ब्रोय ने। कहां लिख दिया? दोबारा लिख देता हूं भाई, डी ब्रोय। ये हमको किसने बताया? डी ब्रोय ने। अगर कोई साइंटिस्ट कुछ बताता है तो हमें उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी देना होता है। जैसे कल हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, जो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी। अब हमें क्या निकालना है? डी ब्रोइज इक्वेशन या रिलेशन। ठीक है भाई।
अब इसमें उन्होंने क्या बोला, अगर एक फोटोन है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है, तो आंसर है एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। फोटोन हैव एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से एनर्जी कितनी होगी, तो हमारे पास जो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें मास कितना होता है, m इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। और ये m कौन सा मास है, दिस इज द मूविंग मास, और ये m नोट क्या है, रेस्ट मास। इन केस ऑफ फोटोन, अगर हम फोटोन लेके चलते हैं तो फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0। ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है। ये क्वेश्चन जो ये रिलेशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, अगर एक पार्टिकल है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ भाई, कमेंट करो। इस रिलेशन से अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मास इंक्रीज करेगा। ये निकाल लेना भाई, कैसे करेगा, फॉर्मूला यही है। अच्छा, ये हमारे पास रिलेशन है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड या और राइट साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। लेफ्ट साइड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। राइट साइड का एम नोट का स्क्वायर करेंगे तो एम नोट स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, एक बार तो एम स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हुआ 1 के साथ तो एम स्क्वायर, एक बार एम स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हुआ इसके साथ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसके नीचे 1, और यहाँ पे ये किसके बराबर आ गया, एम नॉट स्क्वायर की। ठीक है भाई, अब देखो यहां से हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो इसको हमने क्या किया, ये सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, इन दोनों को एक साइड कर लिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये इस साइड प्लस का है, इक्वल के साइड आएगा तो माइनस का, तो माइनस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस का है, इक्वल के उस साइड जाके प्लस का, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अच्छा भाई, ये माइनस है, इसको भी वहीं पे रखो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा भाई, ये क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे क्या आ गया, एम स्क्वायर आ गया, तो हमने क्या किया, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी m से डिवाइड कर दिया, तो हमें इस साइड भी m से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो भाई, कहाँ गलती की भाई, एक सेकंड, देखो भाई कहीं गलती नहीं है इसमें। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ऐसा ही रखा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, बट हमारा क्या आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, या तो हमें यहाँ पे एक m चाहिए और ये सी स्क्वायर एज इट इज रहे, अगर ये स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाए, इस तरह से कुछ रिलेशन चाहिए ताकि हम E निकाल सकें। तो हमने इस इक्वेशन को एज इट इज रखा, हमने क्या किया, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी को,
लेफ्ट साइड को, इक्वल के लेफ्ट साइड को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एम स्क्वायर एज इट इज सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, तो सी की पावर 4 माइनस एम नॉट स्क्वायर एज इट इज सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, सी की पावर 4 इज इक्वल टू, ये नीचे है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द सी स्क्वायर। क्लियर हो गया ये इक्वेशन। अब देखो 11th क्लास में क्या आता है, P इज इक्वल टू एम वी, और ये P क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये क्या हो गया, P का स्क्वायर, P स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको ऐसे लिख दिया हमने, ये क्या आ गया, P स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब E स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर को वहीं पे रखा, इसको वहां ले गए, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। हमें क्या चाहिए, सिंपल एनर्जी, बट ये ई स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड, यहाँ पे क्या बचा, ई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और ये अंडर द रूट, ई की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है भाई, बाकी सारा रद्द कर रहा हूँ, इसको आप पोज करके नोट डाउन कर सकते हो कि कैसे आया है रिलेशन। चलो भाई, अच्छा एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये है। हमने अभी बोला कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, इज 0, और यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, ये एनर्जी किसकी है, फोटोन की, तो ये एनर्जी भी किसकी लेके चल रहे हैं हम, फोटोन की। लेकिन ये क्या है, एम नोट, दिस इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, दिस इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। इट मींस ये क्या हुआ, ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो E किसके बराबर आ गया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर द रूट, इसके बराबर आ गया। अच्छा भाई, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पीसी का स्क्वायर और अंडर द रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो E किसके बराबर आ गया, पीसी के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हमको क्या मिलता है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो हमने लिख दिया पी सी, सेकेंड इक्वेशन की राइट, फर्स्ट इक्वेशन की राइट। तो यहां से पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई एच न्यू बाय सी, थर्ड इक्वेशन। अब हमने कल एक इक्वेशन की थी, अगर हमारे पास एक वेव है, ऐसे चल रही है, ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, तो आंसर है यहां से लेके यहां तक इसकी एक वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ को चलने के लिए, मतलब यहां से यहां तक इसने जितना टाइम किया उसको हम फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, अगर हम लेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, वेलोसिटी होती क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ तो ये आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो न्यू बाय सी, इसको यहीं पे रखो, लैम्डा को यहां ले जाओ, न्यू सी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सिर्फ इसको यहां ले आए हम, ये देखो सी यहाँ पे है, लैम्डा को यहां ले, इसको यहां लेके आएंगे तो माइनस, ये डिवाइड में आ गया। अब सी इसके साथ ऊपर है, इसको यहाँ पे 1 कर दो, सी नीचे लिख दो, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है। तो न्यू बाय सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय लैम्डा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय लैम्डा, तो P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और जो ये रिलेशन है इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोई रिलेशन।
और जो ये वेवलेंथ आती है इसको बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। इसको नोट कर लो भाई, ठीक है। एक सेकंड आगे से हट रहा हूं ताकि आप इसको पॉज करके अच्छे से देख सको, नोट कर सको। ठीक है भाई, देख लिया। अब देखो इसमें क्या है, जो ये हमारा रिलेशन आया है इसमें P किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? P क्या है? मोमेंटम। और मोमेंटम किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? मोमेंटम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, जिसको आप बोल सकते हो पार्टिकल। पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और जो लैम्डा है ये किसकी होती है? रेडिएशन की या फिर वेव की। तो जो ये डी ब्रोई का जो रिलेशन है ये क्या करता है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को रिलेट करता है। ठीक है भाई, इस चीज को नोट करो। अब देखो भाई, यहां से ये रिलेशन हम छोड़ के बाकी सारा रब कर रहे हैं। जो ये रिलेशन है P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, यहां से इसको रीअरेंज कर दिया, लैम्डा ऊपर ले गए एच अपॉन पी, और P क्या होता है? mv। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? एच अपॉन mv। और ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग। ठीक है भाई। अब हमारे पास एक रिलेशन है m इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस बी स्क्र बाय सी स्क्र अंडर द रूट। अगर हम ये रिलेशन को उठा के इसमें पुट कर दें, यहाँ पे m नोट 0 हो गया था, क्यों? क्योंकि हमने फोटोन के लिए लिया था। डी ब्रोय ने क्या बोला? दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एवरी पार्टिकल। डी ब्रोय सेज दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एवरी पार्टिकल। अब अगर हर एक पार्टिकल के लिए ये वैलिड है तो सिर्फ फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका रेस्ट मास 0 नहीं होता। तो उनके लिए क्या रिलेशन बनेगा? तो इस m की जगह हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय वी एज इट इज। m की जगह पे हमने m नॉट ये पुट कर दिया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ऊपर आ गया, ये फॉर्मूला बन गया भाई। इसको स्टार्ट इक्वेशन बोल दी हमने। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब डी ब्रोय ने क्या किया? डी ब्रोय ने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने की, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फॉर्मूला तैयार किया। उन्होंने क्या दिया? तो हमारा टॉपिक क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, उन्होंने क्या किया? मान लिया दो प्लेट लगा दिए, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, वो पोटेंशियल कितना है? V। अब अगर इस V पोटेंशियल के अंदर
अगर इस v पोटेंशियल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा या भागेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन व्हेन पुट इन ए पोटेंशियल डिफरेंस v। तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को हमने एनर्जी बोल दिया, चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल दिया, बराबर है v। तो E किसके बराबर आ गया, E इंटू वी। ठीक है भाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब क्या होगा, जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रॉन भागा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सेकंड, दोनों किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की। लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, कंपेयर कर दो भाई। EV इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम है, कट जाएगा, एज इट इज रहेगा। इसको रीअरेंज कर दो भाई, EV इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय m, तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, और ये क्या है, p। p इज इक्वल टू mv होता है। अब p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने ये p स्क्वायर पुट कर दिया, तो EV इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। तो इसको लिख दिया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mev। p की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, 2mev अंडर द रूट। अब हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। इस इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर दो, h ओवर रूट 2mev। अच्छा भाई, अब हमें इक्वेशन में क्या गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिख रखा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमने लिख रखा है, ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.62 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकंड। बचा क्या, दिस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। लैम्डा इज इक्वल्स टू, जब हम इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है 12.27 डिवाइड बाय वोल्टेज का अंडर रूट। स्टार्ट इक्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। हाइपोथेसिस के बेसिस पे डी ब्रोई ने क्या किया, एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता है, हम पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आती रहेगी। ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग पोटेंशियल पे ग्राफ तैयार किया, पोटेंशियल चेंज करते गए और देखते गए कि कैसा ग्राफ बन रहा है। तो जब ग्राफ देखा तो इस तरह का ग्राफ बनता था, पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ा, यहां पे एक ये बैंड आ रहा है, फिर से हमने चेक किया, फिर से बैंड आ रहा है, फिर से चेक किया, फिर से बैंड आ रहा है, अगेन चेक किया। उन्होंने ये किस किस पे किया, पहले 44 वोल्ट के ऊपर, फिर 48 वोल्ट के ऊपर, फिर 54 वोल्ट के ऊपर, और फिर 60 वोल्ट के ऊपर। तो उन्होंने क्या देखा, जब 44 से 48 से 54 तक जा रहे हैं, तब ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है, बट जैसे ही 54 से आगे गए, 54 से आगे गए, ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो जब हम 50 के आसपास का वोल्टेज रखते हैं तो ये बेंड होता है। ठीक है भाई, तो वोल्टेज इसमें पुट करके देखी, जब वोल्टेज हम 54 पुट करते हैं इसके अंदर और इसको सोल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, अच्छा ये तो थ्योरेटिकली वैल्यूज आ गई। अब ये किसने बोला था, डी ब्रोए ने थ्योरेटिकली दिया। तो दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया, अलग से सेटअप तैयार किया और उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया।
और उस एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू कितनी आई, 1.65 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत पास पास है। तो उन्होंने क्या किया, जो डी ब्रोगली ने जो थ्योरी बताई थी, जो हाइपोथेसिस दी थी, उसको उन्होंने एग्जैक्ट प्रूफ करके दिखा दिया। और इससे क्या पता चला कि मैटर के पास, पार्टिकल के पास भी दो नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है। अगर हम चल रहे हैं तो हम भी वेव की फॉर्म में चल रहे हैं, बट हमारा फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगर हमारी स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। वेवलेंथ क्या होती है, ये अगर ये v छोटा है तो ये ऐसा, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुई, समझ रहे हो। अगर मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम। अब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, या हमारा मास भी बहुत कम होता है, तो फिर से ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा, इसीलिए हमको ये वेव की फॉर्म में चलता हुआ दिखाई नहीं देता। बट जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तब ये वेवलेंथ हमको नजर आती है। अगर कोई चीज फास्ट मूव कर रही है, बुलेट है फास्ट चल रही है, तो वो ऐसे हिलती हुई दिखाई देगी, ऐसे हिलती हुई। ऐसे हिलना क्या होता है, वेव बनाना, वेव नेचर। ठीक है भाई। अब जो डेविसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक सेटअप तैयार किया, यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन रखी और उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन गन से क्या होगा, ये एनोड लगा दिया, नीचे यहाँ पे कैथोड लगा दिया, और इसके ऊपर यहाँ एक निकल क्रिस्टल लगा दिया। इलेक्ट्रॉन गन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भाग के आएंगे। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको भगा देगा यहाँ पे। जैसे ही ये यहाँ पे गिरा तो ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में भागेगा। इसको कैच करने के लिए यहाँ पे एक रिकॉर्डर लगा दिया भाई, जो क्या कर रहा है, इसको रिकॉर्ड कर रहा है। ये हमने आग की तरह बना दिया रिकॉर्डर। यहां से जो लाइट इसके अंदर जाएगी वो इसको रिकॉर्ड कर लेगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो इसके स्कैटरिंग के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। ठीक है भाई। ये क्या है, निकल, इसके साथ एंगल थीटा। जितना एंगल ये इंसिडेंट लाइट इसके साथ बनाएगी क्रिस्टल के साथ, उतनी ही स्कैटरिंग लाइट बनाएगी थीटा। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम ये एंगल बनाते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब थीटा प्लस फाइव कितना, 180 डिग्री। तो यहां से 2 थीटा किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री माइनस फाइव। ठीक है। जब हमने वो ग्राफ बनाए थे उसमें अगर फाइव की वैल्यू 50 के आसपास आती है, 50 डिग्री आती है, तब वो बेंड करता है। तो हमने फाइव की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 50। तो 2d इज इक्वल टू 130 डिग्री, और थीटा कितना आ गया, 65 डिग्री। अब हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है डाइफ्रैक्शन ऑप्टिक्स के अंदर। इसके अंदर साइंटिस्ट थे एक ब्रैग, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया ब्रैग्स लॉ। वो क्या बताता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है भाई। इस इक्वेशन के अंदर सिंपल याद रखो, ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन किसमें है, डाइफ्रैक्शन के अंदर। अच्छा भाई, d की वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेट 0.9 के आसपास थी ये गैप। sin थीटा sin 65 डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। तो n की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.91, और इसकी वैल्यू जब निकलती है लॉग टेबल से या साइन के टेबल से, इसको चेक किया तो ये आता है 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये तो याद कर लो भाई, एग्जाम में अगर आता है तो आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है। अब ये तो एक्सपेरिमेंटली आया, और डी ब्रोगली ने जो फॉर्मूला दिया था H/2mEV, इसमें अगर हम वैल्यू 54 रखते हैं, जो कि हमने ग्राफ बनाया था उसमें 54 वोल्ट रखा था, तो ये कितना आया था, 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये ऑलमोस्ट इक्वल है। इसलिए ये क्या करता है, ये एग्रीमेंट दिखाता है कि जो हाइपोथेसिस और जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है। ठीक है भाई, दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी पोर्शन।
इन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब हम दो चार न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है भाई, इसको रब करके बार बार लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल करेंगे। देखो भाई, अभी हम बेसिक क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डी ब्रोई वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। दूसरा और फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारे पास, हमारे पास गिवन क्या है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 केजी। ठीक है भाई, एच की वैल्यू कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। अच्छा भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से चल के आ रहा है, स्पीड गिवन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की स्पीड गिवन है 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला हमारा ये है, पहले हम वेवलेंथ निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, एच की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, स्पीड दे रखी है। इसको सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू कितनी आती है 7.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर। 31 है ये, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31। अब देखो ये कितना है 31, ऊपर कितना बच गया 10 की पावर माइनस 3, 5 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया तो 10 की पावर माइनस 8। अब हमें क्या करना है 6.62 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8। इसको सोल्व करेंगे 9 सत्ते 63, तो सीधा सीधा है 7 पे गया, 7.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। 9 कैसे आया, यहाँ पे तो 8 था, तो ये देखो अगर हम ऐसा करते हैं 6.62 9.1, पहले नहीं गया तो पॉइंट लग गया, अब गया है ये 7 पे 0.7, और हमने यहाँ पे 7.2 लिखा है, मींस पॉइंट को एक साइड शिफ्ट कर दिया, इसलिए ये 10 की पावर माइनस 9 आ गया। ठीक है भाई, फॉर्मूला इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है। दूसरा हमारा प्रोटॉन के लिए, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय सॉरी h डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी। h की वैल्यू फिक्स है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27। v की वैल्यू 10 की पावर 5। जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 3.96 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 मीटर। ठीक है भाई, अच्छा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब की बार स्पीड कितनी दे दी 0.5 c। कैलकुलेट द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमारा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एच की वैल्यू फिक्स है, वी की वैल्यू m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31। v की वैल्यू 0.5 गुना में 3 गुना 10 की पावर 8। अगेन ये माइनस 34 है भाई, अगेन सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमको दे दिया हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन अब की बार हमको एनर्जी दे दी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, और क्या गिवन है, बस इतना ही गिवन है। अच्छा भाई, अब हमारे पास वोल्ट की फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, तो हमने फॉर्मूला किया था E इज इक्वल टू EV, और E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला किया था। यहां से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड कर दिया, इसको यहां ले गए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम ई वी। पी की वैल्यू कितनी आ गई थी, इतनी,
लैम्डा क्या होता है, एच ओवर पी, मतलब एच बाय 2 MeV। फॉर्मूला बन गया। लैम्डा निकालना है, एच की वैल्यू गिवन है या हमें पता है। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है, पोटेंशियल हमको दे दिया। ठीक है भाई। अच्छा, ये फॉर्मूला ईवी को हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ईवी। तो ईवी को हमने सीधा E लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी गिवन है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो E कितना हो जाएगा, 400 गुना में 1.6 गुना में 10⁻⁻⁹ जूल। इस E की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 400 गुना में 1.6 गुना 10⁻⁻19 और अंडर का रूट। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.61 एंगस्ट्रॉम। देखो भाई, मेन क्या है कि यहां तक आपको फॉर्मूला याद है या आपने डिराइव कर लिया, आपने वैल्यूज रख दी। इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो और भी मुश्किल हो जाएगा, टाइम कम बचेगा मेरे पास। इसलिए मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें P निकालना है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इफ देयर वेवलेंथ इज 2 एंगस्ट्रॉम, अगर वेवलेंथ हमको दे दी 2 एंगस्ट्रॉम, P निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा हमको गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम का, इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻10। तो 10⁻⁻10 P की वैल्यू सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी और आंसर किस में आएगा, P इज इक्वल टू mv होता है। m क्या है, मास, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर सेकंड। ये आप खुद निकाल दोगे। ठीक है, सिंपल क्या है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, हमें 3 पार्टिकल दे दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। वी आर गिवन विद द 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। और हमें क्या बताया गया कि तीनों की एनर्जी सेम है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। इसको हमने मान लिया E। अब आपसे पूछा गया है किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगी, इज शॉर्टेस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन IIT के अंदर आया हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मैटर वेव है, डी ब्रोग वेव है, इसका मतलब क्या है, वो मूविंग वेव है। और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ठीक है भाई, पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मान लिया तो m1v1²। दूसरा पार्टिकल हाफ m2v2²। थर्ड पार्टिकल हाफ m3v3² इज इक्वल टू E मान लिया हमने इसको। अच्छा भाई, m1 इज लेस देन m2 इज लेस देन m3। हमें पता है इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, प्रोटॉन उससे भारी है, बट अल्फा पार्टिकल से कम है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से क्या आ जाएगा, हाफ m1v1² इज इक्वल टू E। हमने क्या किया, इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्या आ गया, m1v1² इज इक्वल टू 2m1E। अगर स्क्वायर सिंपल वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब m1v1 ये किस पे डिपेंड कर रहा है, m1 पे, क्योंकि दो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, समझो।
ये M1V1 के लिए ये फॉर्मूला आया है, तो M2V2 के लिए क्या आएगा 2M2E अंडर द रूट। M3 के लिए क्या आएगा M3V3 2M3E अंडर द रूट। अब देखो जो ये मोमेंटम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है E पे, सॉरी ये किस पे डिपेंड कर रहा है M1 पे। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है M2 पे। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है M3 पे। ये E पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये गिवन है कि सबकी एनर्जी बराबर है। अब देखो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा किसका है अल्फा पार्टिकल का। अच्छा भाई हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो मास किसका ज्यादा अल्फा पार्टिकल का, तो वेवलेंथ किसकी कम होगी अल्फा पार्टिकल की। ठीक है भाई, दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो रेस्ट पे है। चलो इसको हम एक बार एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझते हैं। हाँ भाई देखो जितने टाइप के क्वेश्चन किए हैं आपके एग्जाम में, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में इससे ज्यादा रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन आए। एक पार्टिकल है हमारे पास ये m, और ये किस पे है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है। अब क्या हुआ अचानक से, ये एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, टूट गया दो में, एक m1 बन गया एक m2 बन गया। अब इनकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये गिवन है। इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v1, इसकी वेलोसिटी v2। अब हमसे पूछा गया है कि इनका डी ब्रोग वेवलेंथ, मान लिया ये फर्स्ट है इसकी वेवलेंथ 1 हो गई, ये सेकंड है इसकी वेवलेंथ 2 हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या होगा, रेशो क्या होगा। ठीक है भाई, तो इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं, एक पार्टिकल दो में डिवाइड हो गया, पहले रुका हुआ था ये चलने लगा, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये किस में आता है क्लास 11 के अंदर आता है। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू mv। वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो, मतलब m1v1 प्लस m2v2 किसके बराबर आ गया जीरो के। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब आप कहोगे कि ये माइनस होना चाहिए प्लस क्यों है, क्योंकि देखो अगर ये टूटा है तो एक पार्टिकल यहां जाएगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा अपोजिट, तभी तो दोनों का मोमेंटम जीरो होगा, मींस दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। अगर जिसका मास ज्यादा है वो कम वेलोसिटी से भागेगा, जिसका मास कम है वो ज्यादा वेलोसिटी से भागेगा, बट मोमेंटम दोनों का बराबर होगा। अब वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है h बाय p मींस मोमेंटम, लेकिन p1 इसको हम क्या बोलेंगे p1 ये किसके बराबर है p2 के बराबर है। लैम्डा 1 इज इक्वल टू h बाय p1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू h बाय p2, बट हमने क्या निकालना है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो पुट कर दो h बाय p1, डिवाइड के डिवाइड में आ गया h बाय p2, h से h कैंसिल, बट हमें तो पता है कि p1 किसके बराबर है p2 के बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 किसके बराबर आ गया 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम एटम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू भाई।